मुझे वैसा डॉक्टर्स नहीं चाहिए जो इंस्टीट्यूशनली ट्रेंड अब्रॉड से होके आ रहे हैं, वो उस कंट्री में अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं या वो इंस्टीट्यूशन और कंट्री वहां पे प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं देता है। कोर्स ड्यूरेशन उसको कम करके कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ने आ रहा है तो लाइसेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कर कह दिया कि भाई उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि आप उस कंट्री में क्या करके आ रहे हैं, कैसे करके आ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ के आ रहे हैं, क्या इंटर्नशिप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए जरूरी है कि जो FMGL कह रहा है, जो FMGL का रेगुलेशन है, वही जरूरी है। एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड डॉक्टर को यह कह के भेज देता है कि भाई अब तुम जाओ, तुम अपना जो देश है, तेरा जो देश है, तेरा जो मदरलैंड है, वहां पे जाओ, वहां के पेशेंट के ऊपर अपना जितना एक्सपेरिमेंट करना है करो, जितने को मारना है मारो, जितने को तोड़ना है तोड़ो, जितने को बेकार का मेडिसिन देना है दो, जितने का प्रिस्क्रिप्शन गलत लिखना है लिखो। मुझे ऐसा डॉक्टर्स नहीं चाहिए। आज के डेट में कम से कम 1,17,000 ऐसे डॉक्टर्स बन के आए हैं विदेश से, जो न घर के हुए हैं न घाट के हुए हैं। आज भी दिल्ली के राजेंद्र नगर से लेके मुखर्जी नगर में दर दर ठोकरे खा रहे हैं लाइसेंस के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज के इस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपेंद्र चौबे, फाउंडर होप कंसल्टेंट। और ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही आई ओपनर नहीं हो सकता है, ये उन कंसल्टेंट या एजेंट्स के लिए भी आई ओपनर और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा जो विदेश में MBBS के लिए बच्चों को भेजते हैं और ये कहते हैं कि NMC ने अभी तक कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। NMC ने अभी तक कोई क्लियर कट इसके ऊपर नहीं बात की है कि किस कंट्री में हमारे बच्चे जाएं, किस कंट्री में हमारे बच्चे पढ़ें, कहाँ की डिग्री हम वैलिड करेंगे, कहाँ की डिग्री हम इनवैलिड करेंगे। लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है जो डिवीजन बेंच का डिसीजन है। इस डिसीजन में, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये पूरा क्लियर कट कर दिया गया है कि जो NMC बोल रही है या जो रेगुलेशन बना रही है वो वैलिड है। हम आज के एपिसोड में इसी पे बात करेंगे। इस एपिसोड पे और इस केस लॉ पे जो MBBS अब्रॉड के कंसल्टेंट या एजेंट हैं या महाराजा महारानी अपने मुखपत्र यूट्यूब के माध्यम से आपको जो अलग अलग गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करके, वो चाहे लाइसेंस के ऊपर हो या इंटर्नशिप के ऊपर हो या कोर्स ड्यूरेशन के ऊपर हो या फिर हम बात कर ले इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप की, अलग अलग ढंग से अपना मिस इंटरप्रिटेशन करके आपको लुभावने वीडियो दिखा के अपना पेट और पॉकेट दोनों भर रहे हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं। हम इसलिए इस केस पे चर्चा कर रहे हैं कि ये तकरीबन मई से लेके अभी तक किसी भी यूट्यूबर, किसी भी MBBS अब्रॉड कंसल्टेंट या एजेंट या महाराजा या महारानी अपने मुखपत्र में इसके बारे में, इस केस लॉ के बारे में, इस केस लॉ में क्या क्या चैलेंजेस किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बारीकियों से उसका व्याख्या किया है और डिसीजन दिया है, बोलने की हिम्मत और कुव्वत नहीं जुटा पाए। ये हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पाए या इस पे बोलने का सकभर प्रयास इसलिए नहीं किए कि यह जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वह उनके दुकान को बंद कर देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन में एक एक इश्यूज को जो MBBS अब्रॉड में पढ़ने वाले बच्चे के लिए ज़रूरी है उसके ऊपर बात किया है और उसको बहुत अच्छे से पूरी हिस्ट्री को देखते हुए, मेडिकल अब्रॉड के हिस्ट्री को देखते हुए, सब चीज़ को एग्जामिन करते हुए इसका डिसीजन दिया है। इस एपिसोड में मैं इसलिए आपको बोला कि ये आई ओपनर है, ये इंफॉर्मेटिव है, इसको आपको अंत तक सुनना पड़ेगा। अगर मेरा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं बजाया है, तो आप कृपया इसको भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा दें कि इस तरीके के, इस तरह के अपडेट्स आप तक पहुंचते जाएं, आप इसको मिस न कर पाएं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के बारे में जो मद्रास हाई कोर्ट ने फाइन लगा के डिसमिस कर दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस को सुनना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को इस पे ऑब्जर्वेशन देनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को पूरी मेडिकल MBBS अब्रॉड के इतिहास को सुनना पड़ा, लिखना पड़ा और उसकी दोबारा व्याख्या करनी पड़ी। ये तब आप पूरी कंप्लीट सिनेरियो को, फैक्ट को, सब्सटेंस को जान पाएंगे जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे। आपको कंप्लीट वीडियो देखना ही होगा, तब जाके आपको क्लियर होगा। NMC और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बीच में, NMC के FMGL रेगुलेशन के, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा FMGL को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा कंपल्सरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप रेगुलेशन के बारे में। ये दोनों रेगुलेशन FMGL और कंपल्सरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप रेगुलेशन एक ही दिन पास होता है 18 नवंबर 2019 को।
सुप्रीम कोर्ट इस एसएलपी को सुनने से पहले ये कहा कि मैं चाहूँ तो इस एसएलपी को नहीं सुन सकता हूँ, लेकिन मुझे भविष्य देखते हुए, बच्चों के भविष्य देखते हुए, समाज को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए, कंट्री को देखते हुए मैं चाहता हूं कि इस एसएलपी को मैं सुनूं, इस एसएलपी पे मैं समय दूं, इस एसएलपी के हर फैक्ट को एग्जामिन करूं, जिससे आने वाले समय में इससे संबंधित, इस नेचर से रिलेटेड कोई भी ऐसा केस इंडिया के कोर्ट पे बोझ बन के न आए। चूंकि इतिहास में देखा गया है इस तरह के बहुत सारे ऐसे केस इंडियन जुडिशियरी में, इंडियन कोर्ट में, इंडियन जुडिशियरी सिस्टम में एक बोझ बन के, एक बर्डन बन के आते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस केस को मैं सुनूं, पूरी फैक्ट को सुनूं, और ये पूरा मैं सुन के इसका क्या एक्चुअल डिसीजन हो सकता है, किस रूल, किस सेक्शन का क्या सही इंटरप्रिटेशन हो सकता है, तो मैं सुनूंगा। और सुनने के बाद मैं एफएमजीएल और क्लिनिकल रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप के ऊपर मैं अपना डिसीजन दूंगा। ये केस था अरविंद आर ए वर्सेस द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अदर्स। इसका जो सिविल अपील नंबर है 3585 3586 अप 2022, उसका नंबर है 5989 5990 अप 2022। मजेदार चीज है कि इस ए डिवीजन बेंच में जो दो जजेस ने इसको देखा, सुना और व्याख्या किया है, उनका नाम है रामा सुब्रमण्यम। दूसरे जो जज हैं वो है जस्टिस हेमंत गुप्ता। और इस केस में जो पक्षकार की तरफ से, जो अपीलेंट की तरफ से जो वकील, काफी सीनियर वकील हैं, काफी जाने माने मशहूर वकील हैं, जो आर्गू किए हैं, उनका नाम है मिस्टर गोपाल शंकर नारायणन। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस केस में किन किन चीज़ों को चैलेंज किया गया था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ा, यह कहते हुए कि मैं चाहता तो इस स्पेशल पिटीशन को मैं डिसमिस कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के सुनने, एसएलपी को एक्सेप्ट करने से पहले इस एप्लीकेंट के ऊपर मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहते हुए इसको डिसमिस कर दिया था और फाइन 25,000 का फाइन लगा दिया था कि आपका जो केस है वो वैलिड नहीं है, बेसलेस है, और आप जिस पॉइंट को उठा रहे हैं वो पॉइंट इनवैलिड है। ये पॉइंट करके उसने डिसमिस कर दिया, और डिसमिस करने के बाद जो एप्लीकेंट थे उनके ऊपर 25,000 का फाइन भी इम्पोज कर दिया। उसको यहाँ एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के साथ इसको सुनने का फैसला करता है। और इस केस में जो चैलेंज था, दो रीट पिटीशन थे। पहला इस पे बात करता है कि क्या एफएमजीएल 2021 जो नवंबर में एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन ने पास किया था, जो गजट में आया था, उसका सेक्शन 4, 4A, 4B, 4C, और इसमें ये भी आगे कहा गया है कि एनएमसी के पास, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास यह पावर नहीं है कि इस तरह के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को वो बना सके। उसमें किसके तहत, किस सेक्शन के तहत एनएमसी के पास क्या पावर है, हम उस पर बात करेंगे। उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, अपीलेंट का जो वकील थे उनका क्या कहना था। फिर जो कंपल्सरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप का जो शेड्यूल 2 का सेक्शन 2A है और एक दूसरा सेक्शन 2C है, इसको भी चैलेंज किया गया था। इस पे भी देखेंगे कि अपीलेंट की तरफ से क्या आर्गुमेंट किया गया था कोर्ट में, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या डिसीजन दिया। इसमें एक सवाल और उठाया गया था इस रीट पिटीशन में, क्या एनएमसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरे कंट्रीज, जो दूसरे सॉवरेन कंट्रीज है, उसके रूल्स को इंक्रोच करने का कोशिश कर रहा है? क्या अपनी रूल्स, रेगुलेशन, एजुकेशन सिस्टम जो दूसरे कंट्री से मैच नहीं कर रहा है, उसमें जबरदस्ती इसको थोपना चाह रहा है, रखना चाह रहा है? इस सब को सुप्रीम कोर्ट ने सुना, बहुत ध्यान से सुना, बहुत समय देके सुना, बहुत सारे एविडेंसेस पे बात हुई। तो इस तरीके से जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो इस केस को सुना है और अच्छे तरीके से, नए तरीके से जो व्याख्या किया है, एमबीबीएस अब्रॉड में जो बच्चे जा रहे हैं पढ़ने और उनको रेगुलेट करने के लिए जो एनएमसी ने एफएमजीएल और कंपल्सरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप रेगुलेशन बनाया है, ये कितने हद तक सही है, ये सारी चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से समय देख के सुना। और उसने जो डिसीजन दिया है वो डिसीजन माइलस्टोन डिसीजन है। आने वाले समय में यह डिसीजन
अरविंद आर ए वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो ये केस है, ये माइलस्टोन केस बनने जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि उन कंसल्टेंटों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उन छात्रों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उन पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, या जो लोग भी एमबीबीएस अब्रॉड के फील्ड में जानने समझने के लिए इंटरेस्टेड हैं, इस केस लॉ को पूरी तरीके से सुने। आपको मौका मिले तो यह केस लॉ गूगल पे भी अवेलेबल है, आप इसको पढ़ें। इस केस लॉ में जो चैलेंज किया गया था एनएमसी का जो रेगुलेशन है एफएमजीएल, उसको जो चैलेंज किया गया था, उसके साथ साथ ये भी बात कही गई थी कि यह जो रेगुलेशन है, चाहे दूसरा जो रेगुलेशन को चैलेंज किया गया था कंपल्सरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप को, उसमें यह भी कहा गया था आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 19(1)(g जो राइट टू प्रैक्टिस का बात करता है, और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो राइट टू सिटीजन की बात करता है, और तीनों आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में आते हैं, इसका भी वायलेट करता है। इतने सारे एलिगेशंस एनएमसी के ऊपर लगाए गए थे, उसके पावर से लेके क्या उसके पास यह रेगुलेशन बनाने का अधिकार है, क्या जो रेगुलेशन बनाया गया उसमें जो सेक्शंस हैं वो कितने आर्टिकल्स को, कितने राइट्स को, कितने कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, क्या दूसरे सॉवरेन कंट्री में जाके एनएमसी अपने आप को वहां पे क्या एस्टेब्लिश करना चाहते, क्या इंक्रोच कर रही है, ये सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर तरीके से सुना। अब मैं आपको बताता हूं जो एफएमजीएल के सेक्शन 4 जिसको चैलेंज किया गया था, उस सेक्शन में आखिर क्या क्या बातें कही गई थी। जो सेक्शन 4 करता है एफएमजीएल का, वो बात करता है ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि आप अगर विदेश से पढ़ाई करके आ रहे हैं और आपका इंडिया में आपको प्रैक्टिस करना है, आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और वो सारी जो शर्तें हैं, वो सारी कंडीशंस हैं, उसको आप फुलफिल कीजिए, फिर मैं आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन दूंगा। एफएमजीएल का जो सेक्शन 4 है इसी को डिफाइन करता है। तो सेक्शन 4 ये कहता है नो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट शैल बी टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट ग्रांटेड परमानेंट रजिस्ट्रेशन अनलेस ही हैज। इसको भी चैलेंज किया गया था। 4A1 को चैलेंज किया गया है इस केस में। 4A1 क्या है? 4A1 इस बात का जिक्र करता है undergone a course leading to a medical degree with minimum duration of 54 months। ये कहता है कि आप जिस भी देश में पढ़ाई करने जा रहे हैं उसका जो मिनिमम प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन का डिग्री मिनिमम आपका 54 मंथ्स होना चाहिए, अर्थात 4.5 साल, 4.5 years। इसको भी चैलेंज किया गया था। सेक्शन 4A का 2 इसको भी चैलेंज किया गया है। इसमें सेक्शन A2 क्या है? ये इंटर्नशिप की बात करता है कि आप जिस भी देश में गए हैं, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस इंस्टीट्यूट में आपकी मेडिकल की पढ़ाई हो रही है, उस सेम इंस्टीट्यूशन से, उस सेम कंट्री से आपको 12 मंथ का इंटर्नशिप करके आना होगा। इसको भी चैलेंज किया गया है इसमें। उसके बाद इसमें आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो सब सेक्शन बी है सेक्शन 4 का, इसको भी चैलेंज किया गया है। सेक्शन बी क्या करता है? सेक्शन बी इसकी बात करता है जो आप आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंट के यूट्यूब पे इसका मिस इंटरप्रिटेशन, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, अलग अलग तरीके से समझाने की बातें हो रहा है। इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से सुने होंगे और समझने की कोशिश भी करते होंगे कि किस हद तक आप इसको समझ पाए हैं। सेक्शन 4B को, उसको मैं समझाने जिसको चैलेंज किया गया है, पहले मैं उसको पढ़ देता हूं कि सेक्शन 4B है क्या। Registered with the respective professional regulatory body or otherwise competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to citizen of that country। ये सेक्शन 4B जिसको चैलेंज किया गया है इसमें वो यह कहता है कि आप जिस भी देश में पढ़ने जा रहे हैं वहां पे आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए, और वह वैसे मिलना चाहिए जैसे वह देश, जिस देश में आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, वह देश अपने सिटीजन को जिस तरीके से यह अधिकार लाइसेंस टू प्रैक्टिस का देता है, वैसा लाइसेंस टू प्रैक्टिस का अधिकार आपके पास होना चाहिए। आपको दोस्तों बता दूं, इस SLP में इसको भी चैलेंज किया गया है। उसके बाद
एक चैलेंज और किया गया है सेक्शन 4C को। सेक्शन 4C सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप की बात करता है। सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप उसको कहते हैं कि आप वहां से प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन करके आते हैं, 12 महीने का 12 मंथ का इंटर्नशिप कंप्लीट करके आते हैं, उसके बाद इंडिया में भी आपको एक सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप करना पड़ेगा जिसका ड्यूरेशन 12 मंथ होगा। ये क्यों रखा गया, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, लाइसेंस उसके सिटीजन की तरह उस कंट्री में मिलना चाहिए, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जो मिनिमम ड्यूरेशन है इंटर्नशिप का, जो 2 बार डबल ड्यूरेशन वाला 2 बार अगर इंटर्नशिप करने की बात कही गई है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का क्या अपना व्याख्या है, जो 54 मंथ्स की बात कही गई है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। एक इसमें और जबरदस्त बातें और दिलचस्प बातें कही गई है इस पेटिशन में चैलेंज के तौर पे कि अगर आप यह कहते हैं कि लेस देन 54 मंथ्स मेडिकल ड्यूरेशन वाली प्रोग्राम को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, लेकिन एनएमसी एफएमजीएल रेगुलेशन का सेक्शन 36 सबसेक्शन 4 वहां पे ऑलरेडी लेस देन 54 मंथ्स एमबीबीएस ड्यूरेशन वाले कोर्सेज को और कंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, ये भी सवाल उठाया गया है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया है, इसको किस तरीके से व्याख्या किया है, इस सेक्शन को कैसे इंटरप्रिटेशन किया है, इसके बारे में भी हम आगे बातचीत करेंगे। ये तो एफएमजीएल के जिस सेक्शन को चैलेंज किया गया था उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया कि ये सारे सेक्शंस हैं जिसके ऊपर जो एफएमजीएल में जो रूल्स हैं उसको चैलेंज किया गया था। एफएमजीएल को ये भी चैलेंज किया गया था कि आप यह जो रेगुलेशन बनाए हैं ये बियॉन्ड द पावर है, आपका पावर नहीं है कि इस पे आप इस तरीके का रेगुलेशन बना सकें। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। इसके साथ जो दूसरा रीट था उसमें सीआरएमआई के बारे में बात की गई है और सीआरएमआई को चैलेंज किया गया था। सीआरएमआई कंपल्सरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप रेगुलेशन 2021 है। इसके शेड्यूल 2 का ये इसको चैलेंज किया गया था। अब शेड्यूल 2 ये क्या है, शेड्यूल 2 ए सीआरएमआई किसके बारे में बात करता है। यह शेड्यूल 2 ये इस पे बात करता है कि ऑल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एज रेगुलेटेड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन। दूसरा, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट कमीशंस अर्थात FMGL regulation 2021 are required to undergo internship at par with Indian medical graduate if they desire to seek permanent registration to practice medicine in India। ये जो लाइन है at par with Indian medical graduate, इस पे भी उठाया गया था। आप यहाँ पे at par with Indian medical graduate तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे फॉरेन से पढ़ के आ रहे हैं तो उसको आप दूसरे चश्मे से देखते हैं। तो क्या ये राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से इसका व्याख्या किया है और इस पे भी अपना डिसीजन दिया है। इस तरीके से सारी चीजें चैलेंज होते गई है, चीजें चलते गई है, लेकिन इस पे अभी तक कोई बात नहीं किया। सिर्फ हम ये बात करते हैं कि भाई एनएमसी ने अभी तक कोई क्लियर कट रूल्स रेगुलेशंस फॉरेन नेशनल के लिए नहीं बनाया है। ये काफी कंट्राडिक्टरी रूल्स है जो समझ से परे है। ऐसा नहीं है, ऐसा हम तब बोलते हैं कि जब हम पढ़ना लिखना छोड़ दिए हैं, ये कोर्ट लॉ के ऊपर बातचीत करना बंद कर दिए हैं। इस कोर्ट ऑर्डर के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजंस हैं, कितने कंसल्टेंट इसको पढ़ें, कितने एजेंट इसके ऊपर वीडियो बनाएं, कितने महाराजा महारानी इसके बारे में अपने मुखपत्र यूट्यूब में चर्चा किया। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से विदेश जा रहे हैं, जिस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विदेश में एमबीबीएस करने जा रहे हैं एफएमजीएल आने के बाद, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर अगर चर्चा ना हो, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बारे में आपको नहीं बताया जाए, तो आप ये मान के चलिए आपका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। आपका वो डिग्री नहीं रहेगा। आपको जिस इंटरप्रिटेशन के तहत या जिस रूल्स रेगुलेशन को मिसलीड करके आपको समझाया जा रहा है और भेजा जा रहा है बाहर, आप ये मान के चलिए आप जिस दिन 6 साल 5 साल बाद वापस इंडिया आएंगे, आपको यह डिग्री वैलिड या किसी काम का नहीं होगा। आपको कभी भी एनएमसी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं देने जा रही। ये सारी बातों का उल्लेख, इन सारी बातों पे बहुत माइन्यूटली सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। तो इसको सुनना इसलिए जरूरी हो गया था सुप्रीम कोर्ट को कि ये देखा सुप्रीम कोर्ट ने
पास्ट हिस्ट्री रहा है एमबीबीएस ब्रॉड से, या मेडिकल रेगुलेटरी जो सिस्टम है उसके साथ जो समस्या है, या जो कोर्ट है, जो कोर्ट ने डिसीजंस अभी तक दिए हैं सिंपैथी बेस पे, या जो पैरालाइज सिस्टम या रेगुलेटरी बॉडी जो अभी तक ठीक नहीं कर पाया, इन सबको कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों के ऊपर अपना डिसीजन दिया है। इस चैलेंज में एक बात और उठाई गई थी, वो बात ये थी कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये जो एफएमजीएल रेगुलेशन है, ये अनरीजनेबल है। ये जो बात बता रही है, इसका सेक्शन जो चीजों को डिफाइन कर रहा है, डेफिनेटली इससे इस देश का नुकसान है और ब्रेन ड्रेन इस कंट्री से हो सकते हैं। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें रखी है, इसका भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दिया है। इस पेटिशन में एक बात और उठाई गई है, रेगुलेशन इम्पोज अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अपॉन द राइट टू प्रैक्टिस मेडिसिन एंड दे डू नॉट इवन सर्व पब्लिक इंटरेस्ट एज द कंट्री नीड्स मोर डॉक्टर। यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, द कंट्री नीड्स मोर डॉक्टर्स। ये अपीलेंट की तरफ से चैलेंज किया गया है कि ये अनरीजनेबल है, ये रिस्ट्रिक्शन गलत है, ये राइट टू प्रैक्टिस मेडिसिन का वायलेशन है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। इससे क्योंकि देश को बहुत सारे डॉक्टर्स चाहिए, तो हम जो डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए हैं, हमें इस रेगुलेशन के तहत जैसे पढ़ के आए हैं, जिस तरीके से पढ़ के आए हैं, मान ली जाए और मुझे लाइसेंस देने की कृपा की जाए। ये सारी चीज़ें हैं। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ से शुरू होता है। ये तो सारे एलिगेशंस हैं जिसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया है। और ये जरूरी हो गया था सुप्रीम कोर्ट को कि आने वाले समय में इसका मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, जो भी इंटरप्रिटेशन हो इस कोर्ट लॉ, इस डिसीजन के अंडर रह के हो, इसके सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अपनी उन सारी सेक्शंस पे अपना राय ओपिनियन देने से पहले इस केस की शुरुआत, इस डिसीजन की शुरुआत किन किन शब्दों से किया है, ये अपने आप में मायने रखता है। मैं उस लाइन को, उस पैरा को आपके सामने कोट कर रहा हूँ जहां से सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी के ऊपर, सीआरएमआई रेगुलेशन के ऊपर जिसको चैलेंज किया गया था, क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतना कड़वी शब्दों को चुनना पड़ा, इतना थ्रेट के साथ डेफिनेशन देना पड़ा और इन सारी सेक्शंस के ऊपर अपना डिसीजन देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट यहाँ से शुरू होता है। अपने डिसीजंस देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है, जो चैलेंज किया गया है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, वो ये कहता है, वी डू नॉट थिंक दैट एनी ऑफ द अबव ग्राउंड्स ऑफ चैलेंजेस आर सस्टेनेबल इन लॉ। ये जितने भी अपीलेंट के तरफ से जो एफएमजीएल का सेक्शन 4 से सेक्शन C तक, सीआरएमआई रेगुलेशन 2021, आप दूसरे सॉवरेनिटी अंदर घुस रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी की वायलेशन है, राइट टू प्रैक्टिस की वायलेशन है, राइट टू सिटीजन की वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। इन सब चीज को एक लाइन में बोलता है, वी डू नॉट थिंक दैट एनी ऑफ द अबव ग्राउंड्स ऑफ चैलेंजेस आर सस्टेनेबल इन द लॉ। आगे क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, द रेगुलेशन impugned by the appellant may appear superficially to be rigorous or tough। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहा है सस्टेनेबल नहीं है ये ग्राउंड, सुपरफिशियल है, रिगरस है, टफ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, बट दीज रेगुलेशन आर प्रोडक्ट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, सेकेंड नेसेसिटी ऑफ टाइम। सुप्रीम कोर्ट के आगे सेक्शन पे अपना ऑब्जर्वेशन, अपना जो व्याख्या करे उसके पहले सुप्रीम कोर्ट की लाइनों से एफएमजीएल के ऊपर, सीआरएमआई के ऊपर किस तरीके से अपना डिसीजन शुरू कर रहा है। क्या कह रहा है, बट दीज रेगुलेशंस आर अ प्रोडक्ट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड नेसेसिटी ऑफ टाइम। कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब है कि साहब ये जो रेगुलेशन एनएमसी ने बनाया है, ये अभी तक के पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए बनाया गया है। कैसे कैसे लोग बच्चों को कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए भेज दिए, वो कौन कौन लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व हुए थे, ये कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडी थी जो इसको रेगुलेट करने में फेलियर हो गई, आखिर कोर्ट को सिंपैथी डिसीजंस क्यों देने पड़े। ये सारी चीज को सुप्रीम कोर्ट कवर करने की कोशिश किया है इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ये जो दो लाइन कह रहा है कि ये पास्ट एक्सपीरियंस से लाया गया है और आज का समय का डिमांड है, इसलिए इस रेगुलेशन को लाया गया है
कि अच्छे तरीके से मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट किया जा सके। आगे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो एकेडमिक एजुकेशनिस्ट हैं उनका मानना है, क्या मानना है भाई, वो कर रहे हैं दैट ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स, ये जो काफी ओवर एम्बिशियस हैं पेरेंट्स, हैप्लेस चिल्ड्रेन, exploitative and dishonest, uneducated founders, deficient educational institutions, paralyzed regulatory bodies and courts with misplaced sympathy। ये जो नेक्सस चल रहा था, ये जो नेक्सस है, have all contributed to the commercialization of education and the decline of standard in the field of education in general and medical education in particular। ये बोल रहा है कि जो कमर्शियलाइजेशन किया गया एजुकेशन को, जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उसको डिक्लाइन किया गया, खास करके सारे एजुकेशन में तो, जनरल एजुकेशन में तो है ही, लेकिन जब हम विशेष करके मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल एजुकेशन को ध्वस्त पारने में वो डिसऑनेस्ट लोग हैं, अनलेटर्ड जिसको आप अनएजुकेटेड जिस फाउंडर कहते हैं, जो यहाँ पे आप कंसल्टेंट को ले सकते हैं, वर्कर को ले सकते हैं, एजेंट को ले सकते हैं, जो लोग एमबीबीएस अब्रॉड में बच्चों को भेज रहे हैं। इसमें पैरालाइज रेगुलेटरी बॉडी के तरफ इशारा किसका है? पैरालाइज रेगुलेटरी बॉडी के तरफ जो सुप्रीम कोर्ट का इशारा है। अभी तक जितने भी ऐसे बॉडी कंस्टिट्यूट किए गए थे जो मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करे, उससे संबंध रखता है ये पैरालाइज रेगुलेटरी बॉडी। आगे कहता है सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट्स विथ मिसप्लेस्ड सिंपैथी, कोर्ट ने इतने सारे डिसीजन दिए हैं, सिंपैथी पे लोगों ने डिसीजन लेते गए हैं और रेगुलेटरी बॉडी पंगु बनते गई है, इसको ऐसे नहीं चलेगा। वी मे बी एबल टू अप्रिशिएट दिस इफ वी हैव अ लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द एवोल्यूशन of statutory measure taken to regulate the recognition and the registration of foreign medical degree in India। हम इसको अप्रिशिएट करेंगे, हम इसको देखेंगे कि फॉरेन मेडिकल डिग्री को किस तरीके से रजिस्ट्रेशन से संबंधित, रिकॉग्निशन से संबंधित, या उसको किस तरह से हिस्ट्री में रेगुलेट करने की कोशिश की गई है, उन सारी तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे और देखेंगे। इसमें बहुत सारी तमाम चीज़ें जो कि आपको 1916 इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट से बात करना शुरू किया है सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आपको इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933 में बात कहा गया है, उस समय क्या क्या चीज़ें हुई। फिर फर्स्ट शेड्यूल क्यों आता है, सेकंड शेड्यूल का क्यों आता है, थर्ड शेड्यूल क्यों आता है। फिर उसके बाद इससे भी कंट्रोल नहीं हो पाया, फिर मतलब इंडिपेंडेंट के बाद आपको मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 बनाना पड़ा। उसके बाद फिर आपको 2002 में स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन बनाना पड़ा। ये इसलिए सब सुप्रीम कोर्ट को कहना कि पंगु रेगुलेटरी बॉडी, पैरालाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी की बात कर रहा है। अब यहां से इन सारी चीजों को जिक्र करते हुए कितने अमेंडमेंट है, क्या है, तो बात यहां से शुरू नहीं करते हैं। बात हम शुरू करते हैं जो एफएमजीएल के सेक्शन 4A(B)(C) को चैलेंज किया गया था, CRMI रेगुलेशन 2001 को चैलेंज किया गया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने कई ऐसे केस लॉ थे, एसोसिएशन ऑफ इंडियन रशियन डॉक्टर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, संजीव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तमाम तरह के केसेस थे। सुप्रीम कोर्ट का ये सबसे नहीं चलेगा। ऐसा चीज नहीं कि जो पुरानी गलतियां हो गई तो उसको हम कोर्स करेक्शन नहीं कर सकते हैं, हम कोर्स करेक्शन करेंगे। ये तमाम चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बात किया। बात करते करते सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल इन सब चीजों पे बात करना शुरू किया और डिसीजन देना शुरू किया, उन चीज को देखना और उन चीजों को समझना आज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह जब तक आप नहीं सुनेंगे, इस चीज को आप जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आपका जो सपना है बिखर जाए जब आप वहां से पढ़ के आएंगे और डिग्री लेके आएंगे। सुप्रीम कोर्ट एक एक सेक्शंस को कैसे डील कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उस पर अपना डिसीजन क्या देना शुरू कर रहा है। पहले जब यहाँ से शुरू कर रहा है, पहले तो मैंने बता दिया सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने से पहले क्या क्या शब्दों का चयन किया, क्या क्या बोला, किसके बारे में बोला, वो आप सुन चुके हैं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट शुरू कर रहा है कि पावर ऑफ एनएमसी, क्या एनएमसी के पास पावर है, किस तरह के रेगुलेशंस, किस तरह के स्टैट्यूटरी प्रोविजन बना सकता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, एज वी हैव सीन अर्लियर द अपीलेंट चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ रेगुलेशन सेक्शन 4A(1) and regulation 4A(2), 4B and 4C of the licensing regulation on several grounds, one of which is the lack of power under the act, but provision
extracted above would show that NMC had the power to frame the above regulation. ये क्लाइम में सुप्रीम कोर्ट ने जो चैलेंज किया गया था कि भाई एफएमजीएल को जो रूल्स है सेक्शन 4 ए, सेक्शन 4 बी, सेक्शन सी, ये बनाने का अधिकार नहीं है। इसने कहा कि नहीं भाई, ऐसा काम नहीं चलेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन के पास ये अधिकार है कि वो इस तरीके का पावर है, इस तरीके का फ्रेम कर सकता है, इस तरह के रेगुलेशन को फ्रेम कर सकता है, बना सकता है। ध्यान से सुनिए, पावर को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि एनएमसी के पास पावर है, वो इस तरह के रेगुलेशन बना सकता है। ये किसी भी आर्टिकल से, किसी भी दूसरे लॉ से कंट्राडिक्ट नहीं करता है, उसको वायलेट नहीं करता है, बियॉन्ड द पावर नहीं है, इसके पास ये अधिकार है, वो यह फ्रेम कर सकता है, ये रेगुलेशन बना सकता है। ये आप क्लियर हो गया होगा। आगे सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया था, जो मिनिमम स्टैंडर्ड को व्याख्या कीजिए, मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम स्टैंडर्ड, उस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड्स वुड सर्टेनली इंक्लूड द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मिनिमम स्टैंडर्ड के अंदर ही मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स भी आता है। आप इसमें कहीं पे गलत फहमी में मत रहिए कि मिनिमम स्टैंडर्ड और मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन अलग अलग होता है। मिनिमम स्टैंडर्ड में ही मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट बता रहा है। आगे सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, इट मे बी ओपन टू द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द अदर कंट्रीज to prescribe a duration of less than 44 months for the student of their country, but it is not necessary for the NMC and the central government to recognize foreign medical degree of lesser duration if the candidate wants to have permanent registration in India. सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर कट कोर्स ड्यूरेशन पे बोल रहा है। पहले बोल दिया कि मिनिमम स्टैंडर्ड में मिनिमम ड्यूरेशन है। आगे बोलता है कि जो भी मेडिकल कॉलेज है जो विदेश में है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी डिजाइन कर सकता है, लेस देन 54 मंथ्स भी डिजाइन कर सकता है, उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने बच्चों के लिए किसी भी कोई भी कोर्स ड्यूरेशन वो कर सकता है, वो चाहे 50 मंथ्स का हो, 44 मंथ्स का हो, 40 मंथ्स का हो, कुछ भी कर सकता है, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, ना एनएमसी के लिए जरूरी है, नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए जरूरी है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो जो फॉरेन डिग्री है जो लेस देन 54 मंथ्स है उसको इंडिया में रिकॉग्नाइज करें। अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, इंडिया में परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आपको मिनिमम जो प्रेस्क्राइब ड्यूरेशन है उसको आपको करके आना पड़ेगा। मिनिमम जो एनएमसी का प्रेस्क्राइब मिनिमम ड्यूरेशन है वो 54 मंथ्स है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कह दिया कि भाई आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं पढ़ने, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने सिटीजन के लिए कुछ भी, कोई भी कोर्स जो कितना भी साल का अपना बना सकता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जब इंडिया में आते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि एनएमसी और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करे जो डिग्री 44 मंथ से नीचे का है। कोर्स ड्यूरेशन पे आप मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं, आगे किस सेक्शन और किस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है और क्या ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पे डबल इंटर्नशिप पे अब सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है। डबल इंटर्नशिप क्यों? कि एफएमजीएल ये कहता है आप जिस कंट्री में मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं उसी कंट्री में, उसी सेम इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में आपको 12 महीने का इंटर्नशिप करके आना है, रोटेटरी इंटर्नशिप करके आना है। जब वहां से करके आएंगे तो इंडिया में भी आपको 1 ईयर का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे चैलेंज किया गया था कि भाई ये तो बर्डन है, समय की बर्बादी है, और एक ही बच्चा एक ही काम 2 बार क्यों करे। सुप्रीम कोर्ट इसको भी सुनता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द an internship for the minimum duration of 12 months in the same foreign medical institutions cannot also be said to be duplication of internship. The purpose of internship is to test the ability of the student to apply their academic knowledge on their subject. Subject means namely the patients. यहाँ subject means patients की बात हो रही है। Medical institutions of other countries may not insist on rigorous internship for students who may not put the test skill on their population on their country, but it is not necessary for us to follow suit. सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर कट करना है कि भाई देखिए, आपके कंट्री में जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप पढ़ा तो रहे हैं, इंटर्नशिप के नाम पे भी एक पेपर दे रहे हैं, लेकिन
आप अपने कंट्री के जो सिटीजन हैं, आपके जो कंट्री में जो पेशेंट है, उसके ऊपर तो आप उन बच्चों को कुछ करने नहीं दे रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए जरूरी नहीं हो जाता है कि मैं इस चीज को मान लूं। और इंटर्नशिप किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? ये जो स्टूडेंट है, जो मेडिकल का स्टूडेंट है, उसका एक टेस्ट है, एबिलिटी टेस्ट है, जो एकेडमिक नॉलेज है, वो जिसके लिए वो सीखा है, उसके ऊपर वो कितना हद तक उसका प्रैक्टिस किया, कितने हद तक वो नॉलेज को अप्लाई किया, और जो कंट्री है वो कितना रिगरस इंटर्नशिप अपने स्टूडेंट को करवा रहा है, और उन बच्चों का जो स्किल है अपने सिटीजन के ऊपर कितना यूज कर रहा है, कितना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए जो FMGL में प्रेस्क्राइब है वो मायने रखता है। तो यहाँ पे एक लाइन का सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई जो डबल इंटर्नशिप है, जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो भी जरूरी है, और जब आप वहां से पढ़ के आते हैं तो 12 महीने का जो सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप इंडिया में होता है वो भी मैंडेटरी है। ये दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे से कोई उलझन नहीं है, ये दोनों में कोई डुप्लीकेसी नहीं है। ये जरूरी है एक मेडिकल डॉक्टर के लिए जो पेशेंट के ऊपर अपना नॉलेज स्किल को एक्सपेरिमेंट करे और उस पर उसको टेस्ट करे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जिस पे चर्चा होती है हमारे MBBS अब्रॉड फ्रेटर्निटी में, और खास करके उन बच्चों को इस पे जो हम अलग अलग अपनी कहानियां सुनाते हैं, अलग अलग अपनी जो समझ है उसको बताते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन करके, जो FMGL के लाइसेंस एग्जामिनेशन में कोई राइट टू लाइसेंस लिखता है, कोई बोलता है कोई बात नहीं रजिस्ट्रेबल होना चाहिए, कोई बोलता है भाई ठीक है वहाँ पे हमको प्रोविजनल भी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। इन सवाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? ये काफी इंपॉर्टेंट पैरा है और काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसको सुनिए और कोशिश कीजिए। अगर आप कंसल्टेंट हैं, एजेंट हैं MBBS अब्रॉड के, तो इस केस लॉ को बार बार पढ़िए। जितनी बार आप पढ़ेंगे एक नया चीज इस केस लॉ से निकलेगा, इस डिसीजन से निकलेगा। और उन छात्रों से, उन स्टूडेंट्स या पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको पूरा सुनिए और सुनने के बाद इसको पढ़िए। ये केस लॉ गूगल पे है, पूरी 13 पेज का है, आप पढ़िए, आपको हर चीज का क्लियरिटी मिलेगा। हर एक FMGL के लाइन बाय लाइन जो लोग बोलते हैं कि इस पे NMC क्लियर नहीं है, कंसल्टेंट बोलते हैं कि मुझे आज तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया, NMC मुझे कुछ लिख के नहीं देता है, अलग अलग वगैरह वगैरह, वो सारी चीज का आपको जवाब मिलेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे लाइसेंस के ऊपर। अब लाइसेंस क्या रजिस्ट्रेबल होना चाहिए, क्या लाइसेंस टेम्पोररी होनी चाहिए, क्या राइट टू प्रैक्टिस होनी चाहिए, या कहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए बच्चों को, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है, पहले वो पैरा को पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं एक लिटरल मीनिंग में। सुप्रीम कोर्ट कहता है, सिमिलरली द रिक्वायरमेंट अंडर रेगुलेशन 4B has been necessitated to ensure that the students who were imparted medical education in a foreign country demonstrate their skill first on the population of the country where they study। पहला पैरा क्या कर रहा है कि 4B इसलिए जरूरी होता है, ये इसलिए इसकी आवश्यकता है, लाइसेंस 4B लाइसेंस की बात करता है कि जो भी स्टूडेंट जिस कंट्री से डिग्री ला रहे हैं, तो सबसे पहले जो उनका पहला स्किल है उसका डेमोंस्ट्रेशन, उसका प्रैक्टिकल, जिस कंट्री से पढ़ाई कर रहे हैं उस कंट्री के सिटीजन के ऊपर, उस कंट्री के मरीज के ऊपर करना जरूरी है। ठीक है, आगे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? द नेसेसिटी फॉर अ मास्टर शेफ टू टेस्ट द फूड प्रिपेयर्ड बाय हिम बिफोर इट इज सर्व ऑन द गेस्ट। ये बातें में से लेके अभी तक कई जो कंसल्टेंट हैं, कई भी जो समझदार लोग हैं, इस कोर्ट को करते हैं कि मास्टर शेफ जो खाना बनाता है उसको पहले खा लेना चाहिए था उसको गेस्ट को। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इस एग्जाम्पल को इस डिसीजन में कोट करने की क्यों जरूरत पड़ गई? ये जो एग्जाम्पल है मास्टर शेफ का, जो अपना खाना बनाता है, तो गेस्ट को सर्व करने से पहले उसे खुद को टेस्ट करनी चाहिए कि वो उसमें नमक है कि नहीं, उसमें लहसुन है कि नहीं, कितना स्पाइसी है, कितना चिली है, कितना टेस्टी है, कितना स्वीट है, तब वो गेस्ट को देगा ना। वो कितना सेटिस्फाइड है, उसके सेटिस्फेक्शन पे गेस्ट भी सेटिस्फाइड हो सकता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब सिंपल है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं पढ़ाई करने, वहां पे आपको लाइसेंस मिलना चाहिए, और वह लाइसेंस के बिहाफ पे आपका जो स्किल है, जो नॉलेज है, उसका जो प्रैक्टिस
या उसका जो यूजेस या उसका जो अप्लाई जो करना है, जो यूजेस अप्लाई करनी है, जो प्रैक्टिकल चीज़ों को आपको उनके ऊपर सीखना है, उनके कंट्री में जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं उनके सिटीजन के ऊपर पहले करके आइएगा। इसलिए इसको मास्टर शेफ वाली एक उदाहरण को, एग्जाम्पल को यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है। आगे भी बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल उठा था कि साहब आप एक तरफ कह रहे हैं कि 54 मंथ से नीचे का कोर्स ड्यूरेशन, लेस देन 54 मंथ्स को जो कोर्स ड्यूरेशन है, उस कोर्स ड्यूरेशन को मैं वैलिड नहीं मानूंगा। उस कोर्स ड्यूरेशन से अगर कम करके, जो 54 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन है उसको कम करके कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ने आ रहा है तो लाइसेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कह दिया कि भाई उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि आप उस कंट्री में क्या करके आ रहे हैं, कैसे करके आ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ के आ रहे हैं, क्या इंटर्नशिप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा सिर्फ लेना, हम उसको फॉलो करने नहीं जा रहे हैं, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए फिट नहीं बैठता है। मेरे लिए फिट क्या बैठता है, मेरे लिए क्या ज़रूरी है? मेरे लिए ज़रूरी है कि जो FMGL कह रहा है, जो FMGL का रेगुलेशन है वही ज़रूरी है। अगर वो फुलफिल आप नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी करके आइए, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, वो मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उसको मुझे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जहाँ भी जाइए तो उसके सिटीजन की तरह आप लाइसेंस लेके आइए और फिर यहाँ इंडिया में आने के बाद आप अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कीजिए। भाई हमारे दूसरे कंट्री से क्या लेना देना है? मेरा जो रूल है उसको फॉलो कीजिए, मैं आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन दूंगा। अगर परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपको नहीं चाहिए तो उस कंट्री में चले जाइए, उसी कंट्री में आप प्रैक्टिस कर लीजिए जहाँ पे सारी चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही है। तो इतना क्लियर कट लाइसेंस के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अब सवाल आता है, इसमें जो याचिकाकर्ता है, जो अपलेंट है, उनका कहना है कि साहब आप ये डबल स्टैंडर्ड का काम कर रहे हैं। FMGL रेगुलेशन का जो सेक्शन 36(4) है, इसमें एक बात को और चैलेंज किया गया था कि साहब आप ये तो आप कमाल कर रहे हैं, ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। FMGL रेगुलेशन में एक तरफ तो आप जो लेस देन 54 मंथ्स के कोर्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करके रखे हुए हैं, दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि जो लेस देन 54 मंथ्स के कोर्सेज हैं उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको हम परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड बातें क्यों? तो कोर्ट का इसमें बहुत सिंपल सा करना था कि हाँ, जो लेस देन 54 मंथ्स के कोर्सेज, डिग्री या कंट्री रिकॉग्नाइज्ड हैं FMGL 2021 में सेक्शन 36 सबसेक्शन 4 के अंडर, वो ये रेगुलेशन आने से पहले रिकॉग्नाइज हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई पुराना गलती हो जाए, उस गलती को सुधार न किया जाए। तो आपकी जो ये चालाकी है कि वहां पे 36 सबसेक्शन 4 में लेस देन 54 मंथ्स का जो कोर्स है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो ये क्लियर कट आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि यह FMGL आने से पहले का रिकॉग्निशन है। इसको लेके आप बहुत ज्यादा आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं। FMGL आने के बाद क्या जरूरतें हैं, डिग्री रिकॉग्नाइज करने की किन किन चीजों की जरूरतें हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी बता दिया है, उसको बहुत अच्छे से क्लियर का डेफिनेशन भी दे दिया है, FMGL के रेगुलेशन पे भी बात कर दिया है, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आगे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 36 सेक्शन 36 सबसेक्शन 4 ये रिकॉग्निशन की बात करता है, ये लाइसेंस का बात नहीं करता है। अगर आपका कॉलेज, आपका कंट्री अगर सेक्शन 36 सबसेक्शन 4 के अंडर आता है और उसमें जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है डिग्री रिकॉग्निशन के लिए, अगर आप फुलफिल करते हैं तो NMC को लगता है कि इसको डिग्री को रिकॉग्नाइज करना चाहिए या डिग्री को डी रिकॉग्नाइज करनी चाहिए या फिर रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बाद में उसको लगता है कि नहीं भाई ये डिग्री डी रिकॉग्नाइज हो जानी चाहिए, तो उसके पास ये 36(4) उसको पावर देता है। अगर 36(4) के अंदर आप पूरी क्राइटेरिया फुलफिल किए, जो भी प्रिस्क्राइब है रिकॉग्निशन के लिए, उसके बावजूद भी अगर डिनाई करता है NMC, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपील लेके जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि 36(4) रिकॉग्निशन की बात करता है, यह लाइसेंस की बात नहीं कर रहा है। लाइसेंस का बात सेक्शन 33 जो FMGL रेगुलेशन है वो करता है। तो ये दोनों को अलग अलग आप देखिए, 36 अलग है जिसमें रिकॉग्निशन है, वो इस जो FMGL इम्प्लीमेंटेशन है उसके पहले का है। इसका ये मतलब नहीं, बार बार उस पर जोर दिया है सुप्रीम कोर्ट कि जो पुरानी गलतियां हो गई हैं उससे हम उसको देखते हुए यह कह दे कि नहीं अब कोई भी कोर्स करेक्शन नहीं होगा। भाई ऐसा नहीं चलेगा, आपको FMGL के जो रूल्स है उसको 100% आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। अब यहाँ पे चीज जो मैंने पहले बताया था कि इसमें जो FMGL के सेक्शन 4
ए बी सी या फिर कंपल्सरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप का शेड्यूल 2 सेक्शन 2 के बारे में जो बातें कही गई थी कि ये आर्टिकल 21(1)(g) से राइट टू सिटीजन आर्टिकल 21 से इसको वायलेट करता है, इसको ऐसा रूल नहीं बनाना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था। द कंटेंशन दैट द कंट्री नीड्स मोर डॉक्टर, ये सवाल पहले उठाया गया था इस सबको कोट करते हुए कि मेरा राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू ट्रीटमेंट, राइट टू हेल्थ के तहत मेरा ये सारे जो आर्टिकल्स है, जो मुझे फंडामेंटल राइट ने मुझे अधिकार दिया है, इसको वायलेट करता है, इसका उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस देश को जरूरत है, बहुत सारे डॉक्टर्स की जरूरत है। जो उठाया गया था, चैलेंज किया गया था कि मेरे राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन है ये एफएमजीएल, मेरा जो राइट टू प्रैक्टिस है इसका वायलेशन है, इस देश में जो ट्रीटमेंट का अधिकार है इसका वायलेशन है, और इस देश को डॉक्टर की जरूरत है। फिर इस तरीके सुप्रीम कोर्ट या इस तरह से ये रूल ला के, रेगुलेशन ला के कि उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? द कंटेंशन ऑफ द कंट्री नीड्स मोर डॉक्टर्स। ये सही बात है कि देश को डॉक्टर्स की जरूरी है, एंड दैट बाय रिस्ट्रिक्टिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, द फंडामेंटल राइट of the professional under article 19(1)(g) and the fundamental right of the citizen under article 21 are impaired. आगे क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट? is to be stated only to be reject it is true। सुप्रीम कोर्ट अगला लाइन सुनने वाली है, अगला लाइन आपको बहुत क्लियर कट सारी चीजों को बता देगा। सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाह रहा है? it is true that the country needs more doctors। सही है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें प्रश्न नहीं है कि भारत को डॉक्टर्स की जरूरी नहीं है। भारत को बहुत डॉक्टर्स की जरूरी है, बट आई नीड ओनली क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड नॉट पर्सन्स ट्रेन्ड बाय इंस्टीट्यूशंस अब्रॉड सो टेस्ट देयर स्किल ओनली इन देयर मदरलैंड। भाई मुझे डॉक्टर्स की जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे वो कौन डॉक्टर है जिनकी जरूरत है? जो क्वालिफाइड डॉक्टर है। मुझे वैसा डॉक्टर्स नहीं चाहिए जो इंस्टीट्यूशनली ट्रेंड अब्रॉड से होके आ रहे हैं, वो उस कंट्री में अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, या वो इंस्टीट्यूशन या कंट्री वहां पे प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं देता है, उसके स्किल या प्रैक्टिस का परमिशन नहीं देता है, लेकिन वो एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड डॉक्टर को यह कह के भेज देता है कि भाई अब तुम जाओ, तुम अपना जो देश है, तेरा जो देश है, तेरा जो मदरलैंड है, वहां पे जाओ, वहां के पेशेंट के ऊपर अपना जितना एक्सपेरिमेंट करना है करो, जितने को मारना है मारो, जितने को तोड़ना है तोड़ो, जितने को बेकार का मेडिसिन देना है दो, जितने का प्रिस्क्रिप्शन गलत लिखना है लिखो। मुझे ऐसा डॉक्टर्स नहीं चाहिए, मुझे क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए, मुझे क्वालिटी डॉक्टर चाहिए। जो दूसरा अहम सवाल था, जो हम लोग हमेशा कंसल्टेंट फ्रेटर्निटी में ये बात होते रहती है कि भाई ये इंक्रोचमेंट है, एनएमसी का इंक्रोचमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंक्रोचमेंट है, दूसरे सॉवरेन कंट्री में जाके इंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रही है, अपनी एजुकेशन को लादना चाह रही है, अपने रूल्स को लादना चाह रहा है। हर कंट्री का अलग अलग एजुकेशन है, हर कंट्री का अलग अलग एजुकेशन सिस्टम है, तो ये किस तरह का इंक्रोचमेंट है? ये तो अनलॉफुल है। ये बातें अक्सर होती है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। इस पे आप बोलते हैं इसको एनएमसी को क्लियर कट करना चाहिए। एनएमसी का क्या क्लियर कट करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या करना था, इस पैरा को पढ़ देता हूं, फिर उसका जो लिटरल मीनिंग है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। द आर्गुमेंट दैट दीज रेगुलेशन कंस्टिट्यूट एन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ इज मिसकन्विंस्ड। आप जो कह रहे हैं कि ये जो रेगुलेशन है ये एक्स्ट्रा जो टेरिटोरियल है, एक्स्ट्रा मतलब किसी कंट्री, सॉवरेन कंट्री में इंक्रोचमेंट का है, ये इस आर्गुमेंट से मैं कन्विंस्ड नहीं हूं। ये सुप्रीम कोर्ट को समझाने में ये पॉइंट कि आप एनएमसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरे कंट्री के सॉवरेन कंट्रीज में जाके, दूसरे सॉवरेनिटी में जाके इंक्रोचमेंट करना चाहता है, उसके एजुकेशन सिस्टम पे प्रहार है। इसने बोला कि बिल्कुल नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूं, ये हमें आपका जो आर्गुमेंट है ये कन्विंस नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या दे रहा है, These regulations do not encroach into the sovereignty of the countries where those institutions are located। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई मेरा कोई मकसद नहीं है कि दूसरे जो कंट्री में जो कॉलेजेस हैं, जहाँ पे वो सिचुएटेड है, लोकेटेड हैं, उनके सोवरेनिटी को इंक्रोच करने का मेरा कोई मतलब नहीं है। बाय
स्टिपुलेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द स्टूडेंट्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टिपुलेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रैक्टिस देयर, these regulations merely prescribe minimum standard to be fulfilled by those who study in those institutions but who want to practice here in India. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई हमारा कोई मकसद नहीं है, मेरा कोई चाहत नहीं है कि उस देश के लॉ एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पे इंस्टीट्यूट है उसमें इंक्रोज करूँ, ठीक है, लेकिन एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड है जो स्टूडेंट वहाँ प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए रेगुलेशन मिले प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड फुलफिल बाय दोज स्टूडेंट दोज हु स्टडी इन दोज इंस्टीट्यूशन बट हु वांट्स टू प्रैक्टिस हियर इन इंडिया। मुझे उस इंस्टीट्यूशन से कुछ जो भी उनका प्रिस्क्राइब है करें, जिनको जो भी कोर्स ड्यूरेशन रखना है रखें, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मुझे किन चीज़ों से मतलब है, मेरा रेगुलेशन क्या बात करता है, मेरा रेगुलेशन किस लिए प्रिस्क्राइब है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको आप फुलफिल कीजिए। अगर आप इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, अगर फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप जहां पढ़ने जा रहे हैं वहीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसे क्लियर कट आंसर क्या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट ये कहना है कि आपको अगर इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो मुझे उन कंट्री के एजुकेशन सिस्टम से, उनके सॉवरेनिटी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ लेना देना है कि ये रेगुलेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है जो जिसके तहत आपको लाइसेंस मिल सकता है, जिसके तहत आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो अगर फुलफिल कर रहे हैं आप तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन दूंगा। नहीं कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। आप उसी कंट्री में जाकर कर लीजिए, अगर आपको इतना अच्छा लगता है वो देश, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, तो वहीं पे पढ़ लीजिए, वहीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन इंडिया में अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो रेगुलेशन प्रिस्क्राइब किया है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जो रिट पेटिशन था ये पूरी की पूरी आपको FMGL 2021 के ऊपर था। दूसरा जो रिट था वो CRMI के ऊपर था, कंपल्सरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप रेगुलेशन पे। इसके ऊपर ही इसका जो चैलेंज किया गया था शेड्यूल 2 पैरा 2A को, ये कहता है फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स टू अंडरगो इंटर्नशिप एट पार विद इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स इज टू इंश्योर दैट ओनली दोज हु हैव एक्वायर्ड सिमिलर स्किल आर अलाउड टू प्रैक्टिस मेडिसिन। ये जो कहा गया कि आप इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट उसके जैसे आपको भी यहाँ पे 12 महीने का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो वहाँ का इंटर्नशिप जिस पर मैंने थोड़ा सा पहले बात किया था, दोनों डुप्लीकेसी है। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है और इसलिए ये वैलिड पॉइंट होता है, ये किसी एक्ट या किसी चीज़ से कंट्राडिक्ट या उसका वायलेशन नहीं करता है, क्योंकि इसका सिंपल सी चीज़ है कि विदाउट एनी सब्सटेंस, इसको भी सुप्रीम कोर्ट कहता है, इन सो फार एज द चैलेंज टू CRMI रेगुलेशन आर कंसर्न द सेम इज विदाउट एनी सब्सटेंस। जैसे FMGL के बारे में बोला था कि ये बेसलेस है, कोई सब्सटेंस इसमें नहीं है, फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपने CRMI रेगुलेशन को जो चैलेंज किया है ये भी बेसलेस है, ये भी किसी लॉ के सामने चैलेंजेबल नहीं है। आगे बोल देता है if there are institutions in some country which offer primary medical qualification without mandatory internship। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये सवाल उठाया गया था कि क्या नेशनल मेडिकल कमीशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कोई सॉवरेन कंट्री है उसके टेरिटोरी में, एक्स्ट्रा टेरिटोरी में इंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रही है क्या, इंक्रोच कर रही है क्या, ये सवाल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सीधे कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आपके ये जो आर्गूमेंट है इससे मैं मिसकन्विंस्ड हूँ, मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं है कि किसी भी कंट्री के जो सॉवरेनिटी है, जहाँ पे कॉलेजेस, जहाँ पे कंट्री, जिस जगह पे जिस कंट्री में कॉलेज लोकेटेड हैं उसके सॉवरेनिटी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं कि जाके मैं इंक्रोचमेंट करूँ। मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि आप अपने स्टूडेंट के लिए, अपने छात्र के लिए, अपने देश के छात्र के लिए, अपने छात्रों के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल का कुछ भी करें या स्टैंडर्ड आपका जो मिनिमम स्टैंडर्ड है आप बना सकते हैं, उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ मतलब यहाँ पे ये है जो आप बार बार कह रहे हैं कि दूसरे कंट्री के सॉवरेनिटी में आपका इंक्रोचमेंट हो रहा है, ये आप भूल जाइए कि मेरा इंक्रोचमेंट है ना NMC का है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। मेरा सिंपल सा मानना है कि वो कंट्री जिस तरीके से अपना पोस्ट ड्यूरेशन लेके चलना चाहता है, वो प्रैक्टिस जिस तरीके से करवाना चाहता है, वो उसकी मर्जी है, उससे मेरा कुछ लेना देना है। मेरा सिर्फ कहना है या इस रेगुलेशन का सिर्फ इतना मानना है या इतना प्रिस्क्राइब करना है कि अगर आप किसी भी कंट्री से पढ़ के आ रहे हैं, अगर
जब तक आप FMGL को और CRMI को फुलफिल नहीं करते हैं तब तक आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने को परमिशन नहीं मिलेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको उस देश में ही पढ़ना है, उस देश की प्रैक्टिकल आपको अच्छी लगती है, उस देश की पढ़ाई अच्छी लगती है, यहाँ के जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होता है, तो आप उसी देश में नौकरी कर लीजिए, उसी देश में प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें कोई मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे, आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहेंगे, तो आपको FMGL रेगुलेशन, CRMI रेगुलेशन को फुलफिल करना होगा, तभी हम राइट टू प्रैक्टिस देंगे, आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन देंगे। आगे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, ये उस पे बात कही है जो CRMI रेगुलेशन को चैलेंज किया गया था सेक्शन, जिसमें ये कहा गया था कि भाई इंडियन के साथ साथ मुझे भी 1 साल का ज़्यादा इंटर्नशिप करना है, या फिर मेरे यहाँ मैंडेटरी इंटर्नशिप नहीं है, इस तरीके के सारे सवाल थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीधी सीधी कहा, उसने कहा इन सो फार एज द चैलेंज टू बी CRMI रेगुलेशन आर कंसर्न द सेम इज विदाउट एनी सब्सटेंस। ये वही बात कर रही है दूसरी रीड में जो FMGL रेगुलेशन 2021 के ऊपर बोला था, उसमें भी वो सब्सटेंस नहीं था, बेसलेस था। इसमें भी कह रहा है कि ये जो आपका जो कंसर्न है CRMI रेगुलेशन का, जहां तक कंसर्न है, ये भी सेम वैसे ही है, विदाउट सब्सटेंस है। आगे बहुत जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो लाइन सुप्रीम कोर्ट कोट कर रहा है, ये वो हर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट या वो बच्चे जो अभी एग्जाम आने वाला है, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई महाराजा महारानी उनको बहकाने फुसलाने का काम करना शुरू कर दिए होंगे, फ़ोन से, वीडियो से, नए नए तरीके अपना के, भारतीय खाना है, इंडियन खाना है, इंडियन केयर टेकर है, इंडियन सिक्योरिटी गार्ड है, इंडियन हॉस्टल है, ये सब है, लेकिन पढ़ाई नहीं है। उस पर बातचीत तो लोग नहीं करेगा। वैसे कॉलेज के लिए, वैसे कंट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, इसको सुनिए और इसको पढ़िए इस केस लॉ में। और सुप्रीम कोर्ट इतना स्ट्रिक्टली डेफिनेशन या डिसीजन क्यों दे रहा है, आप पीछे का जब पूरी कहानी देखिए, 2012 से लेकर 2021 तक में आज के डेट में कम से कम 1,17,000 ऐसे डॉक्टर्स बन के आए हैं विदेश से, जो न घर के हुए हैं न घाट के हुए हैं। आज भी दिल्ली के राजेंद्र नगर से लेके मुखर्जी नगर में दर दर ठोकरे खा रहे हैं लाइसेंस के लिए, और जैसे क्लास 8, 9, 10 में कोचिंग चलता है वैसे कोचिंग ले रहे हैं रेगुलेशन पास करने के लिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कोट करते हुए लिख रहा है, इफ देयर आर इंस्टीट्यूशन इन सेम कंट्रीज which offer primary medical qualification without mandatory internship, the students are supposed to not to seek admission in those institutions. इस लाइन को फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। If there are institutions in same countries which offer primary medical qualification without mandatory internship, the students are supposed not to seek admission in those institutions. आगे इससे भी गंभीर बात सुप्रीम कोर्ट कहने जा रही है और कह रही है, The mad rush to become qualified medical professionals. Underline, the mad rush to become qualified medical professionals cannot drive them to countries where shortcut to success are offered. वैसे लोग देश को नहीं चला सकते हैं, वैसे लोग देश को हेल्थ सेक्टर में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं जहां पे शॉर्टकट सक्सेस मिला हो। ये शॉर्टकट सक्सेस से बचिए। ये रातों रात डॉक्टर बनने से और उस सपने जो आपको दिखाए जाते हैं डॉक्टर बनने का, शॉर्टकट में सीधी तरीके, सीधा एडमिशन, आधार कार्ड भेजो व्हाट्सएप पे, एडमिशन लेटर इशू, +2 का मार्कशीट भेजो, मार्कशीट चाहे कितना हो, कटा हो, फटा हो, सिर्फ नाम आना चाहिए, एडमिशन लेटर इशू। वहां पे आप जा रहे हो, इंडियन खाना है, इंडियन केयर टेकर है, ये जरूरी चीज होती है, लेकिन सेकेंडरी होता है। प्राइमरी तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो, 30 लाख 50 लाख रुपए खर्च पढ़ने के लिए कर रहे हो। तो शॉर्टकट सिर्फ कंसल्टेंटों की ही गलती नहीं है। जो पेरेंट्स हैं, इतना एम्बिशंस है उनके पास अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाने के लिए, ये जो बच्चे हैं जो रोज मर रहे हैं डॉक्टर्स बनने के लिए, भले डॉक्टर बनने के काबिल नहीं है, वो वही डॉक्टर बनने गए थे और पेरेंट्स का जो एम्बिशन था उसको पूरा करने गए थे, और उसका फायदा उठा के जो महाराजा महारानी और जो कंसल्टेंट एजेंट हैं, आज 2012 से लेके 2021 तक 1,17,000 प्लस बच्चों को मुखर्जी नगर, दिल्ली के मुखर्जी नगर, राजेंद्र नेहरू पैलेस या राजेंद्र पैलेस में कोचिंग के लिए, ट्यूटोरियल के लिए डाल दिया, और बच्चे आज भी डॉक्टर नहीं बन पाए हैं। वो एज ए ब्रोकर, एज ए दलाल बन के काम कर रहे हैं। बाप माँ को लग रहा है कि वो डॉक्टर बने हुए हैं,
वो डॉक्टर नहीं बने, बाप माँ को उसकी हकीकत कहानी नहीं पता है। आप आज घर के भी नहीं हो, खाट के भी नहीं हो। तो आने वाले जो जनरेशन है, अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट सिंपली लिख रहा है, देयर आर इंस्टीट्यूशन इन सम कंट्रीज व्हिच ऑफर प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन विदाउट मैंडेटरी इंटर्नशिप. The students are supposed not to seek admission in those institutions. The mad rush to become qualified medical professionals cannot drive them to countries where shortcuts to success are offered. आगे क्या लिखा है, आगे क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट? The requirement under para 2A of schedule 2 of these regulations for foreign medical graduates to undergo internship at par with Indian medical graduate is to ensure that only those who have acquired similar skill are allowed to practice in medicine. जिसको चैलेंज किया गया था CRMI को कि मुझे इंडियन बच्चों के साथ भी 1 साल करना पड़ रहा है और उस फॉरेन कंट्री में भी 1 साल करना पड़ रहा है, ये तो भाई गलत है, राइट टू इक्वलिटी की वायलेशन। उसने बोला कि नहीं, राइट टू इक्वलिटी की वायलेशन नहीं है, ये सिमिलर स्किल टेस्ट हो रहा है कि क्या जो इंडियन बच्चे जो चीज़ इंटर्नशिप में सीखे हैं वो चीज़ आप भी सीखे, तब हम आपको अलाउ कर देंगे प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है, इसमें कोई राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन नहीं है, हम सिमिलर स्किल टेस्ट करना चाह रहे हैं, बस सिंपल। दूसरा इसमें कहा गया था कि भाई जो चैलेंज किया गया था पैरा 2C1 को, शेड्यूल 2, इसमें यह कहा गया था कि आप जो बच्चे आ रहे हैं उनको न्यूली मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें आप इंटर्नशिप के लिए दे रहे हैं, ये क्यों है? इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, पूरी पैरा में पढ़ दूं। द प्रिस्क्रिप्शन इन पैरा AC1 ऑफ शेड्यूल 2 of these regulations that such foreign medical graduate may be posted first in college which have been newly opened and have yet to be recognized is a prescription of necessity. All medical institutions of the country are equipped to provide internship only to as many students as their permitted intake may allow. Therefore, this regulation is intended to ensure that undue burden is not cast upon the already recognized institution. इसको भी नहीं माना, जिसको चैलेंज किया गया था कि आप न्यूली में करते हैं, बोले कि उसमें जगह है, उसमें कर लो भाई, इक्विप्ड है, जो इंटेक है उसमें, जो इंटेक आपको अप्लाई करने के जो इंटेक है उसमें कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। सबसे अच्छी चीज इसमें ये कहा गया कि जो अपीलेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना, बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छे से इसका व्याख्या किया, बहुत सारे पॉइंट्स को डेफिनेशन दिया। अब डेफिनेशन में अगर मैं सारी बातों को अगर आप 2 मिनट में समराइज करने की कोशिश करूं तो सुप्रीम कोर्ट का कहना सिंपल है कि अगर आप अब्रॉड में एजुकेशन के लिए जाते हैं, आप जाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वहाँ से जब पढ़ के आएंगे FMGL का जो भी रेगुलेशंस हैं, CRMI का जो भी रूल्स हैं, उसके अंडर अगर आप फिट नहीं होते हैं, आपको हम परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। आज के डेट में मैं बता दूं, CIS के 100% जो कंट्रीज हैं वो आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप नहीं देते हैं, इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप देते हैं। इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप के ऊपर 13 सितंबर 2023 को NMC ने लिख चुका है कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप। लाइसेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कर दिया है कि आपको लाइसेंस वही लाइसेंस होनी चाहिए, रजिस्ट्रेबल से काम नहीं चलेगा, प्रोविजनल से काम नहीं चलेगा, आपको वही लाइसेंस चाहिए जो लाइसेंस उस देश में उसके अपने सिटीजन को मिलता हो, अपने सिटीजन के ऊपर प्रैक्टिस या ट्रीटमेंट करने के लिए वही लाइसेंस, और उनके सिटीजन, उनके पेशेंट के ऊपर आप ट्रीटमेंट, अपना जो भी नॉलेज स्किल है उसको इंटर्नशिप के दौरान परफॉर्म करके, प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके आप आइए। वैसे इंस्टीट्यूशन की डिग्री मैं कभी नहीं मानूंगा कि वो एक पर्सनल इंस्टीट्यूशनल ट्रेन डॉक्टर तो मुझे दे रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के नागरिक पे उन डॉक्टरों से कोई प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं और उनको छोड़ दे रहे हैं कि आप जिस देश से हैं वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कीजिए और वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए। मेरे सिटीजन के ऊपर, भारतीय नागरिकों के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, उनके जान के साथ आप खेलिए, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। तो जो भी बच्चे MBBS अब्रॉड पढ़ना चाह रहे हैं या जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, या जो पेरेंट्स इतने एम्बिशियस हैं, इतने उनके मन में इच्छाएं इतनी है कि उनका बेटा डॉक्टर ही बने, उनका बेटी डॉक्टर ही बने,
कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए, लेकिन अब्रॉड भेजने से पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आप पढ़िए। इस डिसीजन में जो जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों का जवाब जो सुप्रीम कोर्ट दिया है, इसके संदर्भ में आप उन कंसल्टेंटों से बात कीजिए, उस एजेंसी से बात कीजिए, उन कॉलेज में जो लोग भेज रहे हैं अब्रॉड में उनसे बात कीजिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो ये डिसीजंस हैं, जो ऑर्डर हैं FMGL के बारे में, CRMI के बारे में, क्या कितना हद तक आपका कंट्री, कितना हद तक आपका मैच हो रहा है, उनसे प्रूफ लीजिए, डॉक्यूमेंटेशनल एविडेंस लीजिए। जब तक वो डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं देंगे, जब तक एविडेंस डॉक्यूमेंटेशनली आपको प्रूफ नहीं करेंगे, वहाँ के मिनिस्ट्री का लॉ क्या है, वहाँ के मिनिस्ट्री लाइसेंस के ऊपर क्या बोलता है, वहाँ की मिनिस्ट्री इंटर्नशिप के ऊपर क्या बोलता है, वहाँ का मिनिस्ट्री प्रैक्टिस के बारे में क्या बोलता है, वहाँ का मिनिस्ट्री फॉरेन नेशनल के लिए किस तरह के लाइसेंस प्रोवाइड करता है, किस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए अनुमति देता है, इन सारी चीज़ों को आप परख लीजिए। फिर प्लान कीजिए कि किस देश में, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। आपने सुना, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपको किसी टॉपिक पे कुछ अच्छी खबरें चाहिए, अच्छी अपडेट चाहिए तो मुझे लिखा कीजिए, मुझे कमेंट किया कीजिए। लेकिन इस बीच में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और बेल आइकन भी बजाते रहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करते रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।